नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मुश्किलों में मंत्री। जी हां, गांजा तस्करी मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस के सड़क पर उतरने और विरोध प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी संगठन ने भी सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को बीजेपी संगठन ने मंत्री बागरी को सख्त हिदायत दी और अजय जामवाल और हितानंद शर्मा से उनकी बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। वो बागरी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रतिमा बागरी की सफाई पार्टी नेतृत्व को संतुष्ट कर पाई होगी और ये मामला आने वाले दिनों में मंत्री की मुश्किलें कितनी और बढ़ाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। गांजा तस्करी के मामले में घिरी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी संगठन ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है। शनिवार को बीजेपी संगठन ने प्रतिमा बागरी को तलब किया, जहां क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल से मंत्री बागरी की करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा से भी बंद कमरे में बातचीत हुई। खबरें ये भी छनकर आईं कि बागरी ने साफ कहा है कि उनके भाई ने जो भी किया उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर फिर हमलावर है। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने बागरी के इस्तीफे की मांग की है। भक्षक बन गए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हैं। इतना राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को वो दे रहे हैं। जो मंत्री है बागड़ी जी, वो उनके भाई है अनिल बागड़ी, वो 48 किलो गांजा सहित जो पकड़ाते हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए, मंत्रिमंडल से मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, आज तक कुछ भी नहीं किया है। कुछ दिन पहले सतना में पुलिस ने 46 किलो गांजा तस्करी के आरोप में अनिल बागरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकते हुए मंत्री प्रतिमा बागरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेम प्लेट पर कालिख पोत दी थी। हालांकि अब प्रतिमा बागरी को मिली सख्त हिदायत और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश में जब जब लव जिहाद के मामले सामने आते हैं तो उसके पीछे जो निकलते हैं वो कांग्रेस के नेता निकलते हैं। इंदौर की घटना इस बात की द्योतक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब जब नशीले पदार्थ, अभी कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष हैं रीवा के, वो अभी तस्करी के में पकड़े गए हैं। और जो कांग्रेस आरोप और आलोचनाएं लगाने का काम कर रही है, प्रतिभा बागरी के भाई पर जब हम कानून ने शिकंजा कसा तो ये इस बात का द्योतक है कि हम किसी भी अपराधी में भेदभाव नहीं करते। मंत्री प्रतिमा बागरी ये साफ कर चुकी हैं कि उनका आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उनकी सफाई का असर ना तो कांग्रेस पर पड़ा और ना ही बीजेपी संगठन पर। लिहाजा उनकी क्लास भी लगी और अब कांग्रेस उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका इस्तीफा होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता थे जिस पर FIR हुई, उस पर भी मामले दर्ज हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इसमें से एक उदाहरण है। खैर, आने वाले दिनों में ये मामला और कितना जोर पकड़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे हमने मंत्रियों की नैतिकता पर कई बार बात की है, लेकिन इस मामले में अब फिर लगातार मंत्री सुर्खियों में, और वो तो भलाओ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने कह दिया कि मंत्री जी ने अपने भाई के बचाव के लिए सरकार से कोई ना कोई अनुरोध किया, ना पुलिस पे दबाव बनाया, वरना मंत्री जी ने तो मना ही कर दिया था कि जो पकड़ा गया गांजा तस्करी का आरोपी और बहनों वो उनका भाई है। अब सवाल ये है कि संगठन ने भी फटकार लगा दी, आगे क्या? देखिए, जो इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, तो मेरा मानना तो ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए वो प्रतिभा बागरी कैसे जिम्मेदार हो जाएगी। मैं बिल्कुल तटस्थ रहकर अपनी बात कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये अपनी ससुराल में रहती हैं
और ये पहली बार विधायक बनी है। 2020 में इनको टिकट मिली थी, उपचुनाव के समय में ये हार गई थी कल्पना वर्मा से। उसके बाद में ये सर्वाधिक मतों से जीती विधानसभा का चुनाव, और फिर इनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली। अब तक इनका जितना भी कार्यकाल था वो बेदाग था, इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह से ये पार्टी गुटबाजी में भी नहीं है। लेकिन एक गुट है जो भारतीय जनता पार्टी के गुट का, आपको ये जानकारी है कि नहीं कि कल सतना के एक बड़े लीडर और जिलाध्यक्ष भगवती पांडे ये गए थे वहां पर ये शिकायत करने की पार्टी की बदनामी हो रही। मुझे याद है कि डंपर कांड में साधना सिंह का नाम आया था, तो क्या शिवराज जी का इस्तीफा हो गया था क्या? तब भी तो कांग्रेस इस्तीफा मांग रही थी। व्यापम घोटाले में कितनी बार जो है इस्तीफे की मांग हुई, क्या इस्तीफा हुआ? और इस पूरे मामले में आप ये देखिए कि सतना लेकिन जो आपने जिक्र किया ना, तो शिवराज सिंह ने कभी ये नहीं कहा ना कि साधना सिंह मेरी पत्नी नहीं है, मेरा रिश्ता नहीं है। या तो मंत्री जी कह देती कि मेरा रिश्तेदार है, लेकिन कानून अपना काम करेगा, मामला खत्म हो जाता। देखिए ये बहुत परिपक्व राजनीतिक नहीं है, ये बहुत कम उम्र की है, अभी इनका राजनीतिक जीवन भी बहुत लंबा नहीं है। इनकी कितनी राजनीतिक समझ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनके ये हड़बड़ा गई है। इनको जो अपने बचाव में कहना चाहिए था, सीधी बात ये थी कि ये ससुराल में रहती हैं और मायके के लोग क्या कर रहे हैं उसमें इनकी क्या दखल है। और अगर सतना पुलिस ने ये कहीं कहा हो कि भाई के बचाव में इनका कोई फोन आया था और मुख्यमंत्री ने जब इनका बचाव कर लिया है, तो हितानंद जी ने और जामवाल ने अगर इनको तलब किया है तो इनसे क्या बात की है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब पार्टी के भीतर भी एक गुटबाजी है, और सतना जिले में तो बहुत जबरदस्त गुटबाजी है। यहाँ पार्टी 3 खेमों में बटी हुई है। एक सांसद का खेमा है, एक प्रतिमा, आप कह सकते हैं कि प्रतिमा बागरी जी का भी खेमा है, और एक जो है योगेश ताम्रकार जो है यहाँ पर ये है महापौर है, इनका खेमा है। तो ये 3 खेमे हैं और ये एक दूसरे की जो है मुखालफत करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में सांसद गणेश सिंह को हार मिली थी, उसके लिए सीधे तौर पर प्रतिमा बागरी और योगेश ताम्रकार को जिम्मेदार बताया गया था। तब ये सांसद ने जाकर वहां पे संगठन भी बताया था कि इन लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो ये आपसी जो कड़वाहट, तब तो उपचुनाव में दलील ये दी गई थी ना कि बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और जिसके कारण कल्पना वर्मा जीत गई थी। नहीं, ये तो आप 2020 की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पुराने ही बता रहा हूँ जी। 2020 में इनके पारिवारिक में भी बड़ा विघटन था। पुष्पराज बागरी जो किशोर बागरी के सुपुत्र थे, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो बागरी वोटों का भी विभाजन हुआ था। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। लेकिन अभी जो है, अभी तो ये सर्वाधिक मतों से जीती है 2023 में, बिल्कुल 36,000 के आसपास वोटों से। और ये पढ़ी लिखी है, बहुत ही सरल है। कभी आप विजय जी से आप इनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए। ये अभी उस तरह की परिपक्व राजनीतिक नहीं है ये, जिस तरह की होना चाहिए। कितने आरोप लगते रहते हैं नेताओं पे, कौन इस्तीफा देता है। अभी विजय शाह पे देख लीजिए कि कितना गंभीर आरोप था, कितनी मांग हुई, कितना धरना प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। अब ये पार्टी को तय करना है कि इनकी वो बलि लेती है। ये चूंकि निर्दोष है, ये इस पूरे मामले में ये निर्दोष है। मैं इनका बचाव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा इनसे कोई परिचय है, मेरा इनसे परिचय नहीं है। इनके घर खानदान के लोग जरूर मेरे परिचित हैं जी जी, क्योंकि किशोर बागरी मेरे बहुत अच्छे परिचितों में थे। लेकिन ये निर्दोष है, ये इसके भाई ने जो अपराध किया है। नहीं, दोषी तो इनको कोई भी नहीं ठहरा रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल ये है ना कि अगर इतना सब जो शुक्ला जी ने बताया कि मंत्री जी को उसी दिन पहले दिन आकर स्थिति क्लियर कर देना था कि भाई मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा भाई जरूर है, लेकिन इसने जो किया उसका जो आरोप है, कानून अपना काम करेगा, मामला अदालत में है, मामला खत्म हो जाता। लेकिन वो जैसे तुनक मिजाज बताती हैं वो खजुराहो में, फिर बाद में उनको भोपाल में आना पड़ता है। तो आज भी मौका था उनके पास कि अंदर से बाहर निकल के वो बता देती कि भाई मैंने संगठन को बता दिया है कि मेरा रिश्तेदार जरूर है, लेकिन उसके काम से मेरा क्या लेना देना, मैं अपना काम कर रही, वो उसका कर रहा था, उसके करने का वो फल भुगतेगा। लेकिन चूंकि इससे बाद भी हम देखते हैं ना कि अगर कोई सरपंच का बेटा, मंडल अध्यक्ष का भाई है, रिश्तेदार है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रशासन पे प्रभाव ना जमाए कि मंत्री का भाई है और प्रशासन पे कभी उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया होगा, कभी काम नहीं कराए होंगे या मंत्री का प्रचार नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं है। ये भी हमने देखा है। देखिए मनोज जी, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो कहीं ना कहीं प्रतिमा बागरी बचाव करना चाहती थी, लेकिन वो हो सकता है शब्दों का वैसा प्रयोग नहीं कर पाई। लेकिन कुछ तो उनको पता था। जिस तरह से जब पहले बार सवाल हुआ तो आपने भी कहा वो कुछ और कह सकती थी, लेकिन वो सिरे से ही खारिज कर रही थी। मतलब आपको पता था कि गड़बड़ी तो कुछ है। हाँ। और कहीं ना कहीं ये बाहर ना आ जाए कि हमारे और ये बात छिपी नहीं रहती। ये भी इतनी नादान तो हो नहीं सकता कोई भी राजनेता जी राजनीति में है और पारिवारिक विरासत से आया हो कि भाई कि
कुछ चीजें छिप नहीं सकती और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उनके राजनीतिक कद का, उनके मंत्री होने का उनके रिश्तेदारों ने फायदा ना उठाया हो। निश्चित तौर पर उनके साथ तस्वीरें खींचती हैं। आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि नेताओं के साथ फोटो खिंचा के, मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा के बहुत सारे लोग अपना काम करा लेते हैं। बिल्कुल। और परिवार का जब है तो वो प्रचारित ना करता होगा कि मेरी बहन मंत्री है, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं, प्रचार की तस्वीरें वायरल हैं, सब कुछ है, सब कुछ शपथ है। ग्रहण के दौरान वो मौजूद धाक थे। नहीं जमाता होगा, ये भी निश्चित तौर पर। और उससे कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता ही है प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्री का रिश्तेदार है। यदि आप देखिए छोटी मोटी चीजें भी, यदि आपकी गाड़ी कहीं पकड़ ले मंत्री के रिश्तेदार है तो आप छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बिना कहे भी होती हैं। हो सकता है कि मंत्री ने सीधे फोन ना लगाया हो, लेकिन मंत्री का प्रभाव तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि प्रभाव नहीं होता तो कार्रवाई बहुत पहले हो जाती। उनके बहनोई पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी। यह हो सकता है कि प्रशासन ने उनको जानकारी में आए बिगड़ी पहले कार्रवाई कर दी, फिर मामले का खुलासा किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले की शुरुआत कहीं और से हुई है मनोज। बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश से हुई। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ब्रजेश जी ये होता है ना कि अगर आपके साथ का कोई आरोपी पकड़ा गया तो आप कोशिश करते हैं कि अगर इस प्रकार का माल आपके पास है उसको ठिकाने लगा दें, लेकिन अगर आप उसको रखते इसका मतलब है कि आपको ये लगता है कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना कि भाई हम सत्ता की घनक होती है घनक कि भाई मंत्री है तो सीधे पुलिस तो एकदम हाथ डाल नहीं पाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि संबंधित थाने में जहां वो रहते हैं उनको ना पता हो कि आज की तारीख में हम देखते हैं थाने वालों को पता रहता है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन वीआईपी रहते हैं, कौन प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, बाकायदा लिस्ट बनती है, बाकायदा बुलाया जाता है उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो कि भाई मंत्री का भाई यहाँ रहता है या मंत्री के भाई ने कभी थाने में किसी के लिए फोन नहीं लगाया होगा, या हो सकता है इसमें पुलिस से पहले मिली भगत चल रही हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे की जांच में क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर पर प्रतिमा बागरी को बुलाया गया है। तो क्यों बुलाया? जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि उन्होंने कोई फोन नहीं लगाया, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है फोन भी लगाया हो। तो किसी टीआई की हिम्मत है या किसी अधिकारी की हिम्मत है वो कहे कि मंत्री का फोन आया था बचाव में? आज की तारीख में कोई नहीं कहता है मनोज जी। यदि फोन नहीं आया होगा ठीक है, मान लीजिए नहीं किया, तो फिर आपने तलब क्यों किया? जब आपको मालूम है कि आपकी मंत्री निर्दोष है, उसको उसका लेना देना नहीं है, बिल्कुल, तो आपको तलब नहीं करना चाहिए था या पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी, आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था, आपको तो पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। यहां मैं मंत्री का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये हमाम में सब नंगे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके नेता प्रतिपक्ष पर मामले दर्ज नहीं है? क्या उन पर कई गंभीर आरोप नहीं है? क्या उनके उपनेता प्रतिपक्ष पर नहीं है गंभीर अपराध दर्ज नहीं हुआ है? तो ये तमाम चीजें होती है। हमने देखा था भूपेंद्र सिंह के भतीजे के क्रेशर पर एक व्यक्ति की करंट से मौत होती है तो कटघरे में भूपेंद्र सिंह को खड़ा किया जाता है। ऐसे तमाम सारे मामले हमने तो देखा है कि अनूप मिश्रा का इस्तीफा किस बात से हुआ था, लेकिन यहाँ उतनी गंभीर भाई आकाश विजयवर्गीय बल्लेबाजी कर देता तो कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा जाता, टिकट कट जाता है। तो इस्तीफा मांगना तो एक चलन हो गया मनोज जी। इस्तीफा कोई देता नहीं है। यदि आपकी मिलीभगत आएगी निश्चित तौर पर, यदि इस्तीफा आप एक से लोगे तो फिर आपको विजय शाह से लेना पड़ेगा, फिर आपको विश्वास सारंग से लेना पड़ेगा। और एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से तो 100 से ज्यादा के इस्तीफे हो जाएंगे, बहुत सारे इस्तीफे हो जाएंगे। और इस आधार पर तो मंत्री नहीं बन पाएगा कोई, क्योंकि खुद चुनाव आयोग को आपने अपने जो हलफनामा दिया है उसमें बताया किस पे कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जब वो मंत्री बन रहे हैं, तमाम तरह के पद हासिल कर रहे हैं, तो सिर्फ आरोप की वजह से क्यों हटेगा कोई? बिल्कुल। और यहाँ तो आरोप भी वैसा नहीं है कि गंभीरता उसमें हो कि बिल्कुल मिली भगत ही या मंत्री ने ही अपराध किया हो। यहाँ तो रिश्तेदारों ने किया। और आज की तारीख में आपके अपने बच्चों पे दादागिरी नहीं चलती, आपके परिवार पे नहीं चलती, तो रिश्तेदारों पे कहां से चलेगी? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सियासत का मुद्दा इसलिए है क्योंकि बीजेपी को घेरने का, एक मंत्री को घेरने का विपक्ष को मौका मिल गया है, तो अपनी गरेबाह में कौन झांकता है? दूसरे के में झांकते, कीचड़ वहीं उछाला जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे होना जाना कुछ है। यदि मंत्रिमंडल का भविष्य में विस्तार भी होगा तो इस आधार पर तो प्रतिमा बागरी की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि इस आधार पर यदि छुट्टी होगी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी। नए मंत्रिमंडल में आप कहां से लोगों को लेकर आओगे? तो ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन सियासत हो रही है, विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना, जिस तरह से मांग रहा है। लेकिन हमने देखा है जो मंत्रिमंडल, यदि हम विपक्ष का भी देखें, जब वो सरकार में थे तो कितने मंत्रियों पर आरोप थे, कितने लोगों पर मिली भगत थी। आप देखिए आरिफ अकील जो दिवंगत हो गए, उन पर ही खुद भिंड मुरैना में आरोप लगे थे, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने लगाए। उमंग सिंगार जी, आप दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रहे थे, तमाम लोगों पर आरोप लगे, तो क्या उनसे इस्तीफा ले लिया क्या? लेकिन तब बीजेपी इस्तीफा मांगती थी, आज कांग्रेस मांग रही है। फर्क इतना है बस, इस्तीफा किसी का नहीं होने वाला। बिल्कुल। लेकिन शुक्ला जी, अभी पिछले दिनों मार्च की बात है जब हमने देखा था एक बार फिर विवाद हुआ थी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया था कि साहब बागरी जाति तो इस इलाके में राजपूतों में, ठाकुरों में आती है, और उन्होंने SC सीट पे, रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ लिया। तो यानी विवाद लगातार चल रहे हैं कि एक बार राजनीति हो सकती है, 2 बार हो सकती है। देखिए, ये रेगांव विधानसभा क्षेत्र का अगर आप
इतिहास देखें तो यहाँ तो या तो चौधरी परिवार के लोगों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है क्योंकि सुरक्षित सीट है ये, या फिर बागरी समाज के लोग यहाँ पे राजनीति में स्थापित रहे हैं। जुगुल किशोर बागरी 5 बार चुनाव जीते हैं, उसके बाद में प्रतिमा बागरी चुनाव जीत जाती है। कल्पना वर्मा जो चौधरी समाज से आती है वो 1 बार जीती, उसके पहले उषा चौधरी जीतती है, उसके पहले आप जाए तो रमाशद जीतते हैं। और रैगांव विधानसभा क्षेत्र का आप ये भी देखिए कि यहाँ कोई भी जो विधायक मंत्री बना वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सबसे पहले विश्वेश्वर प्रसाद बने थे यहाँ पर संवित सरकार में जी, वो 18 महीने सरकार चली, इसके बाद उनका मंत्री पद चला गया। उसके बाद जुगुल किशोर बागरी बनते हैं शिवराज सरकार में, तो एक शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में चले गए। और अब फिर मुझे याद है वहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंदर वो घटनाक्रम हुआ था पूरा, वो एक अलग था, शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला सतना जिले में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, उसमें भी गए और उसमें विवादों में आ गए थे वो आरोपी थे। उसके पहले इनका एक बयान आया था कि मैं किसी की कृपा से जो है मंत्री नहीं बना हूं, मेरे साथ 23 विधायक थे। शिवराज उस समय जो थे पार्टी के भी का संघर्ष कर रहे थे, उमा भारती की चुनौती का सामना कर रहे थे, बाबूलाल थे। वो एक अंदरूनी राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके चलते उनसे जुगुल किशोर बागरी। अभी भी जो है प्रतिमा बागरी जो है वो पार्टी की भीतर की गुटबाजी का शिकार है। और मैं आपको ये जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी है, जी जी, बीडी शर्मा के जितने लोग हैं, जो बीडी शर्मा के जितने लोग हैं वो सब पार्टी के निशाने पर है, संगठन के निशाने पर है। उसकी क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता है। इस पूरे मामले में देखिए, अगर वो मंत्री थी और उनका प्रभाव था, और तो पुलिस को जैसा भी कह रहे थे हमारे साथी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ब्रिजेश जी कह रहे थे कि ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को पता नहीं था। जब अगर पुलिस को पता था, वो खुद भी कहते हैं पुलिस को पता था कि उनके परिवार का है, तो पुलिस ने नरमी क्यों नहीं बरती, क्यों नहीं छोड़ दिया? नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध की सजा उसको दी जाएगी। भाई उसकी मैं हत्या करूंगा तो क्या मेरी पत्नी को आप सजा सुना देंगे? आप क्या? ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और जो कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो तो इनकी छोटी छोटी कमियों को उजागर करेगी और ये कहेगी कि साहब ये जो है आरोपी है, इनका इस्तीफा, उसका काम ही इस्तीफा मांगना है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। चुरहट लाटरी कांड इतना बड़ा हुआ था, उसमें अजय सिंह राहुल का नाम सीधे आया था और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। मतलब कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि बायां हाथ ये कहेगी मुझे नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, इसके बावजूद अर्जुन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ था। वो जो आसवानी कांड में जब एक फैसला उनके खिलाफ आया तब हुआ। तो राजनीति में इस तरह से सब घटनाएं होती रहती हैं। प्रतिमा बागरी इस मामले में निर्दोष है, इनोसेंट है। उसको नहीं, ये ठीक है कि उसका बहनोई जो है पहले अपराधी, तो इसकी छोटी बहन है प्रियंका, उसका वो पति है, उससे इसका क्या लेना देना है? इसके 2 भाई हैं, वो हरदुआ में रहते हैं, ये अमकुई में रहती है, सतना में भी इसका मकान है। और इसका पति जो है वो ट्रैक्टर की बड़ी एजेंसी चलाता है। लोग संपन्न परिवार से हैं, इनको इस तरह के घटिया काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भाई जो अनिल बागरी जो है वो पहली बार इस तरह की घटना में लिप्त पाया गया है। मैं इनको व्यक्तिगत जानता हूँ, इस पूरे परिवार को। ये बहुत संपन्न कृषक परिवार से है ये, और प्रतिमा बागरी से पूरे मामले में निर्दोष है। संगठन उनके साथ में क्या बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि कल ही जो है सतना के एक बड़े लीडर और जिला अध्यक्ष भगवती पांडे केवल ये बताने गए थे कि पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है। अरे पार्टी की बदनामी केवल ये किसी नेता की वजह से थोड़ी ना हो रही है। यहाँ अवैध उत्खनन में आपकी पूरी पार्टी लगी हुई है। बीजेपी का हर बड़ा नेता जो है अवैध उत्खनन कर रहा है, लिप्त है उसमें, जंगलों की कटाई कर रहा है, वो सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है। उससे बदनामी नहीं हो रही, बदनामी उससे भी हो रही। तो मतलब ये कह सकते हैं हिस्सेदार कम करने का प्रयास है। लेकिन यहाँ विपक्ष के मांगने पर इस्तीफा भी नहीं हुआ ना, और इस तरह से गुटबाजी से भी कोई निपटा नहीं है आज तक। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि बीडी शर्मा के निशाने पर है, लेकिन ब्रजेश जी हमने देखा भाई चुनाव के तो सारे टिकट लगभग उनकी मर्जी से ही बटे होंगे, तो इस प्रदेश में तो 180 विधायक उनके लोग होंगे। लेकिन अभी हाल में हम देखें कि महिला मोर्चा के अगर अध्यक्ष को बनाया गया है या युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बनाया गया है, ये सब बीडी शर्मा की टीम से आए हुए हैं। जो महामंत्री बनाया गया राहुल कोठारी, उनकी टीम में प्रदेश मंत्री थे। ऐसे तमाम सारे लोग हैं। तो अगर संगठन ये ऐसे निपटाने का प्रयास कर रहा होता अगर, तो फिर तो पूरी टीम हेमंत खंडेलवाल की नहीं होती। यहाँ तक कि हेमंत खंडेलवाल खुद बीडी शर्मा की टीम से थे। निश्चित तौर पर मनोज जी, और बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एक खेमा वहां से आया हो शिकायत करने, ये सही भी बात है, और शिकायत होती भी है। आपको लगता है कि हमारा रास्ता बनेगा? हमने भोपाल में देखा इस प्रकार की राजनीति। हाँ, इस प्रकार की राजनीति होती है, लेकिन संगठन कहीं एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होता, ना इस आधार पर निपटाता। और बीजेपी में आज की तारीख में यदि हेमंत खंडेलवाल की हम बात करें, वो तो किसी खेमे से नहीं आते।
सब उनका कौन व्यक्ति है वहां पर और उनका किसका विरोध है? वो शिवराज जी के लोग हैं, यदि हम माने ही तो आप देखिए कि सिंधिया के लोग हैं, सीएम के लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हैं, अभी सबके सागर लोग- का भोज हमको अच्छे से याद होगा इतनी नाराजगी क्यों कि हो सकती है? गोविंद वो सिंह तो- राजपूत का उन्होंने मेल मिलाप करा है भूपेंद्र बिल्कुल। सिंह से। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस लाइन को बढ़ाएंगे। हाँ, और कोई ऐसा अध्यक्ष होता तो निश्चित तौर पर वो इस तरह के कर सकता था, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है वहां कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता कि अध्यक्ष चाहेगा तो वो किसी को टारगेट कर लेगा। टारगेट करने की वजह भी तो हो, बीडी शर्मा से कोई हेमंत खंडेलवाल की कभी कोई खटपट नहीं रही है, कभी ऐसी गुटबाजी नहीं रही है। तो हेमंत खंडेलवाल खुद उनकी टीम में शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक आधार होगा इस वजह से। हाँ, शिकायत करने आए होंगे, क्षेत्रीय स्तर पर गुटबाजी होती है, उनने उनको सुना होगा, तलब कर लिया होगा कि भैया तो पूछ लिया हो कि तुम्हारा क्या रोल है इसमें, या ये समझाइश देने के लिए कि आगे आपको क्या करना है, मीडिया से किस तरह सामना करना है, या इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। ये भी तो हो सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि उनके बुलाने पर सिर्फ उनको फटकारी लगाई होगी, जिसका कोई दोष ही नहीं तो संगठन भी जानता होगा। तो निश्चित तौर पर इस पर जो चर्चा हुई होगी आपस में वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं गुटबाजी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा होता है लेकिन बीजेपी में कभी गुटबाजी की वजह से किसी को निपटाया गया हो। यदि ऐसा होता तो आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान और हमने देखा है बीडी शर्मा के बीच खूब चलती थी, लेकिन पब्लिक प्लेस में कभी ऐसा आया किसी को किसी की वजह से निपटाया गया? निश्चित तौर पर नहीं हुआ है ऐसा। तो बीजेपी में वो संगठन में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, और जब दिल्ली से पूरा चल रहा हो तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेताओं में इतनी वो काबिलियत है कि वो किसी मंत्री को निपटा दें जो बनवा नहीं सकते हैं? हाँ, बनवा नहीं सकते हैं। जो सूची वहां से आ रही हो, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तय दिल्ली से हो रहा हो, तो दिल्ली वाले ही तय करेंगे मध्य प्रदेश में कि कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जोर आजमाइश करके कोई भी किसी का पद छीन सकता है। हाँ, कोशिश हमने देखा लगातार होती है। आप देखिए पिछली शिवराज सरकार में भी लगातार अजय बिश्नोई कैसी कोशिशें करते रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उनका कुछ बाल भी बांका हुआ। इसके पहले हमने गौरी शंकर सेजवार तमाम सारे को नेता देखा, देखे हमने बाबूलाल गौर बोलते रहे, लेकिन पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खेमे की वजह से किसी का वो हुआ हो। आप देखिए कि वो मुझे नहीं लगता है कि इस आधार पर किसी की शिकायत के आधार पर प्रतिमा बागरी का मंत्री पद जा सकता है। और वैसे भी विपक्ष के मांगने पर कभी किसी का मंत्री पद नहीं गया है, न चाहे हम देख लें बीजेपी में चाहे कांग्रेस में, कोई भी नहीं कहता। विपक्ष का काम है मंत्री का, वो तो रोज सीएम का इस्तीफा मांगते हैं। हो सकता है कि किसी दिन ऐसी खबर आए कि जैसे अचानक उमंग सिंगार विश्वास सारंग के मामले में चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई और बाकी लोग प्रतिमा बागरी के मामले में चुप्पी साध ले। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो फिलहाल तो मुश्किलों में मंत्री हैं, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर रिश्तेदार कोई काम कर रहा है, कुछ घटना कर रहा है, दुर्घटना कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसकी सज़ा उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक ये भी बड़ा तथ्य है कि अगर जो रिश्तेदार है और वो मंत्री की जब चुनाव होता है तो उसमें बिल्कुल उनकी सहायता ली जाती है, और बाद में अगर ऐसा घटनाक्रम आता है तो पल्ला छाड़ लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि संगठन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब वो मंत्री किसी को बनाता है या टिकट देता है तो उसके पहले ही उसके परिवार का, रिश्तेदारों का भी बैकग्राउंड भी एक बार छान लिया जाए, ताकि बाद में उसको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।